हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे यूनिट 2 का थर्ड वीडियो है जिसमें हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे। तो बेसिकली आपका इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्यों किया जाता है? हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। हाइपोथेसिस कैसे फॉर्म होती है ये सब हम पहले बात कर चुके हैं रिसर्च में। तो आपने एक हाइपोथेसिस बनाई, अब आप उसको टेस्ट करना चाहते हो कि वो सही है, गलत है, नल जो है वो रॉन्ग प्रूव होती है, राइट प्रूव होती है। अगर नल रॉन्ग प्रूव होती है तो ऑल्टरनेट आपकी राइट होती है। ऑल्टरनेट आपने कैसी बनाई, 1 टेल 2 टेल, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करते हैं इन्फरेंशियल में, और फिर उसके बाद में आप रिजल्ट्स को जनरलाइज कर पाते हो। तो ये जो इन्फरेंशियल है इसको आप दो तरीके से समझिए। एक है आपका पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स और एक है आपकी नॉन पैरामेट्रिक। ठीक है, इन दोनों का हमें डिफरेंस समझना है। तो सबसे पहली बात हम करते हैं पैरामेट्रिक में, और नॉन पैरामेट्रिक में हम इक्वली बात करेंगे। ठीक है, तो पैरामेट्रिक जो होता है इसमें बहुत स्ट्रिक्ट एजम्पशंस हैं। जो भी आपके एनपीसी के एजम्पशंस हैं वो सारे के सारे यहाँ फॉलो होने चाहिए, मतलब आपका डेटा नॉर्मल होना चाहिए। एनपीसी एजम्पशंस होने चाहिए। नॉन पैरामेट्रिक में सारे एजम्पशंस नहीं होते, सिर्फ कुछ ही एजम्पशंस ये मानता है, सम एजम्पशंस। ठीक है, इसके बाद पैरामेट्रिक में आप क्या कंपेयर करते हो? मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे हम मीन कंपेयर करते हैं। मीन इज कंपेयर्ड। यहाँ पे क्या कंपेयर करते हैं? नॉन पैरामेट्रिक में यहाँ पे हम मीडियन कंपेयर करते हैं, मिडिल वैल्यू। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आपके इसमें डेटा जो है वो भी बताया मैंने आपको, नॉर्मल ही चाहिए, नॉर्मल डेटा ओनली। यहाँ पे नॉर्मल हो तो भला, ना हो तो भला, नॉर्मल और नॉन नॉर्मल दोनों चल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में आपका यहाँ पे पैरामेट्रिक में सैम्पल साइज लार्ज होना चाहिए। लार्ज सैम्पल साइज, कितना लार्ज? ईच ग्रुप शुड हैव, हर ग्रुप में आपके पास जो साइज है हर ग्रुप का वो 25 या 30 से ज़्यादा होना चाहिए। जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि पैरामेट्रिक में लार्ज सैम्पल साइज आपको चाहिए होता है। अगर आपके पास 2 ग्रुप है, 3 ग्रुप है, तो हर ग्रुप में आपके पास आइडियली मिनिमम 25 से 30 लोग तो होने चाहिए। ठीक है, अगर उससे कम है तो आप पैरामेट्रिक नहीं लगा सकते, क्योंकि फिर आप जनरलाइज कैसे करोगे? अगर आपके पास प्रॉपर सैम्पल नहीं है तो यू कैन नॉट जनरलाइज देन। नॉन पैरामेट्रिक में ऐसा कुछ नहीं है, इट विल वर्क ऑन स्मॉलर एज वेल। ठीक है, ये स्मॉलर पे भी वर्क करेगा। ठीक है, देन व्हेन वी टॉक अबाउट पैरामेट्रिक, तो इसमें आपके एक जो चीज़ आती है वो ये है कि आपको डेटा कंटिन्यूस चाहिए, कंटिन्यूस डेटा ओनली। मतलब कि यहाँ पे नॉमिनल ऑर्डिनल काम नहीं करेगा, यहाँ पे आपको इंटरवल या रेशियो चाहिए। ये मैंने आपको बताया है, ये इंटरवल और रेशियो होता है। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ऑर्डिनल डेटा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी कभी नॉमिनल होता है। यहाँ पे आपका ऑर्डिनल डेटा होता है ऑलवेज, बट एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है आपका नॉमिनल डेटा, जो कि काई स्क्वायर में काम में आता है। तो काई स्क्वायर जो है यहाँ पे नॉमिनल लगेगा, अदरवाइज जितने भी आपके नॉन पैरामेट्रिक है सब में आपका ऑर्डिनल डेटा ही लगेगा। ठीक है, इसके बाद और क्या है? देन वी हैव आर, ये काम क्या आता है? तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए काम में आता है। ये भी हाइपोथेसिस टेस्ट करने के काम आता है आपकी। लेकिन यहाँ के जो रिजल्ट्स हैं ये आप जनरलाइज नहीं कर सकते, कांट जनरलाइज। ये जो रिजल्ट्स हैं दे कैन बी जनरलाइज्ड। ठीक है, और क्या बात करें इसके बारे में? यहाँ आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है इट शुड बी कंपेरेबल। आपने कोई इंटरवेंशन दिया, उससे पहले जो स्टैंडर्ड डेविएशन था और बाद में जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कंपेरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले 10 का था अब 20 का 30 का आ रहा है, इतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए। यहाँ पे हो तो बढ़िया बात, नहीं हो तो भी चलेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन कंपेरेबल होने का मतलब ये होता है कि आपका वेरिएंस जो है वो होमोजेनस है। जब आप पैराग्राफ वाले क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे ये कैच वर्ड है, आपको देखना है जहाँ पे भी लिखा है पैराग्राफ में कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज कंपेरेबल, ये क्या इम्प्लाई करता है? ये इम्प्लाई करता है कि देयर इज़ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। बहुत 2-3 बार कम से कम ये क्वेश्चन आया है, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस इज देयर। जहाँ पे भी ये लिखा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कंपेरेबल है, मतलब वहाँ पे होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस है।
तो यहाँ पे होमोजेनस हो तो भी चलेगा, हेट्रोजेनस हो तो भी चलेगा। ठीक है, फाइन। अब इसके बाद एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैटर करती है, वो ये है कि आपके यहाँ पे जो डेटा है, जो कंपेयर आप ग्रुप्स को कर रहे हो, वो बिटवीन ग्रुप भी हो सकता है, विद इन भी हो सकता है, और यहाँ पे भी बिटवीन ग्रुप हो या विद इन ग्रुप हो, दोनों चलेंगे। अब ये बिटवीन विद इन क्या है, ये मैंने आपको बताया नहीं बताया, ये बात मैं भूल गई हूँ, लेकिन मैं आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिकली तो यही बातें हैं पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक की। ठीक है, ये जो बिटवीन और विद इन है, ये बेसिकली आपका रिसर्च डिज़ाइन की बात कर रहा है कि आप रिसर्च जब कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो। सपोज़ कीजिए मेरे पास केवल 30 लोग हैं। ठीक है, अब अगर मैं इन 30 लोगों को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दूं तो 15-15 आ जाएंगे हर ग्रुप में, अगर मैं इक्वली डिवाइड करूं तो ऐसे में मैं पैरामीट्रिक तो लगा ही नहीं सकती। क्यों नहीं लगा सकती? क्योंकि हर ग्रुप में मिनिमम 25 से 30 लोग होने चाहिए। बट आई वॉन्ट टू यूज़ पैरामीट्रिक ओनली। तो ऐसे में मैं क्या करूँगी कि मैं एक ग्रुप एक्सपेरिमेंटल, एक ग्रुप कंट्रोल बनाऊंगी, लेकिन आई विल यूज़ दी सेम 30 पीपल इन बोथ द ग्रुप। मैं इन्हीं 30 लोगों पे पहले कंट्रोल ग्रुप वाली स्टडी कर लूँगी। मैंने उनको कोई दवाई नहीं दी, कोई इंटरवेंशन नहीं दिया, और उनके भागने के स्पीड नोट कर ली। तो ये कंट्रोल ग्रुप हुआ, अभी कुछ नहीं मिला इनको, कोई आपने इनको ट्रीटमेंट नहीं दिया, आईवी नहीं दिया। फिर इन्हीं लोगों को मैं आईवी दे के फिर इनकी रनिंग स्पीड मेजर करूँगी, तो यही लोग एक्सपेरिमेंटल बन गए। तो सेम पीपल आर देयर इन एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप, तो वो होता है आपका विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन। इसको हम रिपीटेड मेजर्स भी कहते हैं। ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा, और इससे आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी क्वेश्चन आते हैं कि आपका डिज़ाइन रिपीटेड है या बिटवीन है। ठीक है, अब दूसरा क्या बताया मैंने आपको, बिटवीन ग्रुप। आपके पास अच्छा खासा सैम्पल है, आपके पास 60 लोग हैं, तो आराम से डिवाइड कर दो 30-30, अब भी पैरामीट्रिक लगा सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास दोनों ग्रुप में जो लोग हैं वो अलग अलग हैं। देर आर डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट ग्रुप। कोई भी इंसान रिपीट नहीं हो रहा, सेम पीपल अलग अलग डिज़ाइंस में नहीं आ रहे, अलग अलग ग्रुप में नहीं आ रहे। अगर पहले ग्रुप में जो 30 लोग हैं वो अलग है, और अगले ग्रुप में जो 30 लोग हैं वो अलग हैं। दीज आर डिफरेंट पीपल। ये होता है बिटवीन ग्रुप, या फिर इसको कई बार इंडिपेंडेंट भी बोल देते हैं। अच्छा, अब इसको इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं तो मतलब इसको हम डिपेंडेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो विद इन में क्या होता है, सेम सब्जेक्ट इन ऑल ग्रुप, इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट इन ऑल ग्रुप। ठीक है, ये आपको याद है। चलिए, ओके फाइन, और क्या बात करें, लेट अस टॉक अबाउट सिग्निफिकेंस। आपने सिग्निफिकेंस पढ़ा होगा। आप बोलते थे ना टी टेस्ट, पीछे टेबल में एक वैल्यू होती थी, उसको देखते थे और फिर बताते थे कि आपका टेस्ट सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो ये सिग्निफिकेंस क्या चीज़ है, ये आपको समझनी ज़रूरी है। हमने टाइप फर्स्ट एरर और टाइप सेकेंड एरर पढ़ा था। ठीक है, टाइप फर्स्ट एरर क्या होता है, जहाँ पे टाइप फर्स्ट एरर क्या होता है, जहाँ पे आपका जो नल हाइपोथेसिस था वो ट्रू था, बट आपने गलती करी और आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। आपने बोला, मतलब यहाँ पे एक्चुअल में देयर वाज नो रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू थिंग्स, बट यू सेड येस देयर इज़ अ रिलेशनशिप। ठीक है, ये होता है टाइप फर्स्ट एरर, इसको हम फॉल्स अलार्म भी कहते हैं। तो बेसिकली सिग्निफिकेंस ये देखता है कि आप जो एरर कर रहे हो वो आप कितना कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो, कम कर रहे हो। तो आपने देखा होगा ये p लेस देन इक्वल टू 0.05 या फिर p लेस देन इक्वल टू 0.01, इस तरह की चीज़ें आप लिखते थे कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 0.05 पे सिग्निफिकेंट आ रहा है या 0.01 पे आ रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, p इज़ द स्मॉल p हियर विच स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। एरर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, सपोज़ कीजिए मैंने डेटा कलेक्शन किया, सारा काम बढ़िया से किया, सो आई शुड बी कॉन्फिडेंट ना कि मैंने कितना काम अच्छा किया है। तो सपोज़ कीजिए मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है 95%। आई एम 95% श्योर अबाउट माई डेटा। भाई मुझे पता है मैंने बहुत मेहनत करी है, बट मुझे पता है भाई थोड़ी बहुत एरर हो सकते हैं, पर फिर भी आई कैन से कि 95% जो काम हुआ है वो बढ़िया हुआ है। ठीक है, यानी कि एरर के चांसेस कितने हैं, ओनली 5%।
तो जब हम इसको परसेंट से हटा दें, प्रोबेबिलिटी निकालें, तो परसेंट से अगर आप इसको हटाओगे तो डिवाइड बाय 100 करोगे तो क्या आ जाएगा 0.05। तो मैं ये मानती हूँ कि 0.05 लेवल तक का एरर हो सकता है मेरी स्टडी में, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। अगर मैं ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हूँ, मैं 99% कॉन्फिडेंट हूँ, तो मतलब 1% एरर होगा। 0.01 का है कि भाई 0.01 या उससे कम का एरर होगा, ज़्यादा का नहीं होगा। तो अगर मेरा, जब मैं पूरा टेस्ट कर लेती हूँ, सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद जब मैं पीछे टेबल में चेक करती हूँ वैल्यू, तो वो पीछे टेबल में जो वैल्यू होती है वो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं। आपका जब एग्ज़ाम होता था यूजी पीजी का, हमारे तो एटलीस्ट ऐसा ही होता था, हमें वो टेबल की फ़ोटोकॉपी देते थे। आपको वो वैल्यू याद नहीं करनी होती, दे प्रोवाइड यू विद द टेबल, तो आपको वो बता देगा। सपोज़ कीजिए, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल है ये, ठीक है, इसको लिटरल वे में मत लेना। मैंने टी टेस्ट लगाया और टी टेस्ट में मेरी वैल्यू आ रही है, सपोज़ कीजिए 6.06, ये मेरी वैल्यू है, मेरी ऑब्टेन्ड वैल्यू है ये, ठीक है। अब ये मैंने पहले ही, जब आप रिसर्च करते हो उसी वक्त स्टार्टिंग में आप बोल देते हो कि भाई आप कितना एरर परमिट करोगे। मैंने परमिट किया कि मेरा जो एरर आएगा वो 0.05 से कम का या उसके बराबर का आएगा, उससे ज़्यादा का नहीं आएगा। अगर इससे ज़्यादा का आता है तो मेरी स्टडी को सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। मेरा ये पूरा काम हो गया, ये पूरा रिजल्ट मेरा निकल के आ गया, वैल्यू आ गई। अब मैं उस टेबल में से, जो बुक के पीछे दी होती थी हमारे स्टैटिस्टिक्स की, वहाँ से मैं देखूँगी कि 0.05 पे क्या एरर की वैल्यू आती है। सपोज़ कीजिए पीछे टेबल में जो वैल्यू आई वो है 7.07, सपोज़ कीजिए ये पीछे की वैल्यू है। तो ऐसे में आपकी जो वैल्यू आई वो इससे कम की आई, तो इसका मतलब आपने इस एरर से कम ही एरर किया है। दिस मीन्स यू हैव डन अ गुड जॉब, आपने अच्छा काम किया, आपका एरर इससे कम आ रहा है, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो सिग्निफिकेंट माना जाएगा अगर आपकी वैल्यू कम आती है तो। बट सपोज़ कीजिए आपकी वैल्यू थी 16.06, तो ये तो ज़्यादा आ गई आपकी वैल्यू। आपने तो सिर्फ 7.07 तक का देखा, अभी 0.05 पे इतना एरर आ रहा है और मेरा इससे ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब मेरा काम क्या हुआ, नॉट सिग्निफिकेंट। I will say my work has found not significant at 0.05 level of significance। आपको ये याद नहीं करनी वैल्यूज़, कुछ याद नहीं करना, आपको सिर्फ कंसेप्ट याद रखना है कि आपकी वैल्यू, एरर की जो वैल्यू होती है उससे ज़्यादा नहीं आई तो मतलब आपने एरर ज़्यादा किया, आपका काम नॉट सिग्निफिकेंट है। अगर 0.01 आप रखते हो तो उसकी वैल्यू अलग आएगी, 0.05 की वैल्यू अलग आएगी, हर उसकी वैल्यू अलग आती है। आपको सिर्फ ये याद रखना है आपका कम आना चाहिए एरर। अगर एरर ज़्यादा आया तो मतलब आपका नॉट सिग्निफिकेंट है, कम आएगा तो मतलब आपका सिग्निफिकेंट है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। फाइन, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो एक बार बैक करके दोबारा सुन लो, सिंपल बात है यहाँ पे। तो ये कौन से एरर की बात कर रहा है, वो एरर है टाइप फर्स्ट एरर। टाइप फर्स्ट एरर की बात कर रहा है कि टाइप फर्स्ट एरर के चांसेस कितने हैं। टाइप सेकंड की बात नहीं कर रहे, टाइप फर्स्ट की कर रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। व्हेन वी टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस लेवल, हाउ मच सिग्निफिकेंट आर रिजल्ट इज, वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप फर्स्ट एरर, कि हमारा टाइप फर्स्ट एरर कितना हो रहा है, ठीक है। अब टाइप सेकंड एरर की अगर हम बात करें तो उससे रिलेटेड भी एक कंसेप्ट है, आपके टेस्ट की पावर कितनी है, हाउ पावरफुल योर टेस्ट इज। तो वो डिटरमाइन होता है 1 माइनस बीटा से। बीटा क्या होता है आपका, टाइप सेकंड एरर, मतलब कि व्हेन द नल इज बेसिकली फॉल्स बट यू एक्सेप्ट इट। बीटा एरर क्या होता है, आपका नल फॉल्स था, मतलब कि रिलेशनशिप है लेकिन आपने बोल दिया नहीं नहीं रिलेशनशिप नहीं है, आपने नल को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये चीज़ तो गलत है। अगर आप ये करते हो मतलब आप गलत कर रहे हो। तो अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो आपकी टेस्ट की पावर है। टेस्ट की पावर का सिंपल बस फॉर्मूला याद रखें, 1 माइनस बीटा, ठीक है। जितना ज़्यादा टाइप सेकंड एरर होगा उतना कम आपकी टेस्ट की पावर होगी, जितना कम टाइप सेकंड एरर होगा उतना ज़्यादा आपका टेस्ट पावरफुल होगा। बस ये दो बातें आप याद रखें। अब कई बार ये भी पूछ सकता है कि टेस्ट की पावर को बढ़ाए कैसे, हाउ कैन आई मेक श्योर कि मेरा टेस्ट ज़्यादा पावरफुल हो। तो देखिए उसका एक सिंपल सा कंसेप्ट है। अभी मैंने आपसे कहा 0.05 पे वैल्यू अलग होती है पी की और 0.01 पे अलग होती है, ठीक है। सपोज़ कीजिए मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ मेरी स्टडी को लेकर के, मैंने कहा भाई मैं तो 0.01 से ज़्यादा का एरर टॉलरेट करूँगी ही नहीं। पीछे ये भी फॉर एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको वैल्यू, पीछे इसकी वैल्यू आती है सपोज़ कीजिए 5.05 और 0.05 पे आती है 7.05, ठीक है। यानी कि अगर इससे ज़्यादा की वैल्यू होती है, इससे ज़्यादा की,
तो नॉट सिग्निफिकेंट एट 0.01 लेवल, अगर इससे ज़्यादा की आती है तो नॉट सिग्निफिकेंट एट 0.05 लेवल। ठीक है, अब सपोज कीजिए मेरा जो रिज़ल्ट आया वो आया 6.06। अब क्या करें? अगर मैंने पहले ही बोल दिया कि भाई मैं तो 0.01 ही मानूंगी, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेरा तो नॉट सिग्निफिकेंट हो गया। अगर मैंने ये रखा होता 0.05 तो उसके अकॉर्डिंग तो मेरा सिग्निफिकेंट होता, क्योंकि उससे कम है। तो इसीलिए टेस्ट पावर को बढ़ाने का एक तरीका ये है कि आप अपना जो अल्फा एरर के चांसेस हैं उसको आप ज़्यादा रखो, आप कम मत रखो, 0.01 मत रखो, 0.05 रखो। ठीक है, तो अगर आप 0.05 रखते हो तो आपकी स्टडी कहीं ना कहीं बच सकती है, क्योंकि देखो कितने कम मार्जिन से आपका काम पूरा का पूरा नॉट सिग्निफिकेंट हो गया। ठीक है, तो इसका एक तरीका है, आप अपना जो ये पी वैल्यू रखते हो इसको ज़्यादा रखो, बहुत ज़्यादा नहीं, 0.05 तक रखो, डैट इज़ सफिशिएंट। इसके अलावा आप क्या करें, साइज़ ऑफ इफ़ेक्ट को बढ़ाएं। साइज़ ऑफ इफ़ेक्ट का मतलब जैसे कि सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पे देख क्या रही थी कि कॉफ़ी का क्या इफेक्ट है स्लीप आवर पे, तो एक ग्रुप को मैं 1 कप कॉफ़ी दे रही हूँ, एक को मैं 2 कप दे रही हूँ, तो कितना कम डिफरेंस है यहाँ पे। मुझे ज़्यादा रखना चाहिए, अगर एक को मैं 1 कप दे रही हूँ तो दूसरे को मैं 5 कप दूँ, ज़्यादा डिफरेंस रखूँ, तो आपको ये इफेक्ट जो आप देते हो उसका डिफरेंस ज़्यादा रखना है। ठीक है, इसके अलावा पॉपुलेशन का वेरिएंस बढ़ाएं, पॉपुलेशन का वेरिएंस जो है वो आप इंक्रीज़ करें। इसके अलावा क्या करें, इसके अलावा ऑब्वियसली सैम्पल साइज़ बढ़ाएं। सैम्पल साइज़ बढ़ाने से बहुत सारी चीज़ें हल होती हैं। ठीक है, सैम्पल साइज़ ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली आपका स्टैंडर्ड डिवीजन भी कम हो जाएगा, वेरिएंस भी कम हो जाएगा और पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, ये कुछ बातें आप याद रखें। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद में वी विल स्टार्ट विद द टी टेस्ट, एनोवा एंड एवरीथिंग। ठीक है, ओके फाइन। टी टेस्ट और एनोवा वगैरह समझाने से पहले आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ये क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ बेसिकली कि अगर आप ये बोलते हो, सपोज़ कीजिए, सिर्फ मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रही हूँ, आपको वहाँ कंसेप्ट नहीं पूछेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम का। मैंने आपसे ये कहा कि मुझे टोटल 100 रुपीज़ चाहिए। ठीक है, मुझे 100 रुपये चाहिए। अब वो 100 रुपये मुझे कौन देने वाले हैं? मेरे पास 5 लोग हैं, ये मुझे 100 रुपये देंगे मिल करके, है ना। दीज 5 पीपल टुगेदर आर गोइंग टू गिव मी 100 रुपीज़। मुझे सिर्फ 100 रुपीज़ चाहिए, आई डू नॉट केयर मुझे कौन कितने दे रहा है। सपोज़ कीजिए जो बंदा पहला था इसने आकर के मुझे पहले 40 रुपीज़ दे दिए, सेकंड ने मुझे 20 रुपीज़ दिए, थर्ड ने 10 दिए, इसने भी 10 दिए। ठीक है, नाउ सिंस इन लोगों ने अपनी मर्ज़ी से, अपनी फ्रीडम से, अपने हिसाब से रुपए दे दिए, 40, 50, 60, 70, 80 रुपीज़ मेरे पास आ चुके, तो अब ये जो लास्ट बंदा है इसके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई, इसको बचे हुए सारे रुपए देने पड़ेंगे क्योंकि टोटल तो हमें 100 देना है। सो व्हाट ही विल डू, ही हैज़ टू गिव 20 रुपीज़, इस ही हैज़ गॉट नो चॉइस। जो लास्ट पर्सन है इसके पास कोई भी चॉइस नहीं है, इसको 20 देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे फ्रीडम कितने लोगों के पास थी? टोटल 5 लोग थे, उसमें से लास्ट वाले के पास फ्रीडम नहीं है, तो टोटल 4 लोगों के पास फ्रीडम थी। तो मैं ये कहूँगी यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 4। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है, अगर हम बात करें टोटल में एज अ टोटल, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का बेसिक जो टोटल का फॉर्मूला होता है वो n-1 होता है। टोटल जितने भी लोग हैं उनमें से 1 आप माइनस कर दें, क्योंकि आखिरी बंदे के पास फ्रीडम नहीं है। ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट है। डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्मूले हम अलग अलग पढ़ेंगे, एनोवा में, टी टेस्ट में अलग अलग आएगा, बिटवीन में अलग आएगा, विद इन में अलग आएगा, तो बहुत ज़्यादा आप उस चीज़ को पढ़ेंगे। तो आई वुड सजेस्ट यू पहले आप इस वीडियो को एक बार देखें, अच्छे से देखें, सारे कंसेप्ट अच्छे से समझें, उसके बाद ही हम टी टेस्ट एनोवा स्टार्ट करेंगे। वो मैं सेपरेट वीडियो में आपको डालूंगी। तो अगर ये वीडियो में कोई भी चीज़ थोड़ी सी भी समझ नहीं आती है तो एक बार इसको दोबारा देखो, क्योंकि बाद में मैं आपको डायरेक्ट टर्म्स बोल दूँगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम डायरेक्ट, सिग्निफिकेंस डायरेक्ट, वहाँ पे मैं दोबारा ये वर्ड्स आपको नहीं समझाऊंगी, इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। तो आप क्या करें, आप इसको अच्छे से रिवाइज करें, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स का है, इसको आप 2-3 बार देखो। ये जो आपके कंसेप्ट है सिग्निफिकेंस का, टेस्ट पावर का, डिग्री ऑफ फ्रीडम का, ये बहुत अच्छे से आप समझें। ठीक है, ओके, चलिए बाय बाय।